वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चनों को लेकर हर दिन प्रतिदिन 2 वीडियो हम आपको दे रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम प्रैक्टिस श्रृंखला 3 में देखते हैं और अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अगर आप वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और हिंदी की प्रैक्टिस श्रृंखला हम बहुत ही अच्छे से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष कौन सा है? सबसे अनिवार्य पक्ष कौन सा है? सुनना तथा पढ़ना, सुनना, केवल पढ़ना, केवल लिखना। तो जो इसका उत्तर होगा सुनना। क्या होगा? सुनना, क्योंकि ये भाषा के अधिगम का सबसे अनिवार्य पक्ष है सुनना, है ना। क्योंकि सबसे पहला कौशल हम इसको मानते हैं सुनना, फिर उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, तो पहला कौशल सुनना है और सबसे अनिवार्य कौशल भी सुनना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मातृभाषा का अर्जन बच्चा, मातृभाषा का जो अर्जन करता है बच्चा, सीखता है, तो वो पुस्तक से करता है या साहित्य से करता है या संस्कृत से करता है या व्याकरणिक नियमों से करता है? तो इसका उत्तर आपने को बहुत ही अच्छे से दिमाग लगा कर देना है। तो मातृभाषा का जो अर्जन बच्चा करता है वो अपने साहित्य से करता है। कैसे करता है? साहित्य से, मातृभाषा का। अगला क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? जो होमवर्क दे रहे हैं हम बच्चों को, तो उसके बारे में आप क्या सही समझते हैं? गृह कार्य देना अति आवश्यक है या फिर गृह कार्य अभिभावकों को व्यक्त करने का उत्तम साधन है या फिर बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए या फिर गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है? तो इसका उत्तर आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग लगा कर देना है कि जो गृह कार्य होता है बच्चों की क्षमता, तीसरा इसका उत्तर होगा बच्चों की क्या क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगर आप क्षमता के अनुसार बच्चों को कार्य दे रहे हैं तो वो कार्य कर नहीं पाएगा और उसकी उत्सुकता जो कार्य करने की है वो चली जाएगी, है ना। तो ये आपको थोड़ा समझ के उत्तर देना होता है शिक्षा शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ें। बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या है? अगर जो बच्चा सीखता है तो उसको प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या होगा बच्चे का? तो आप देखेंगे व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन या व्यवहार परिवर्तन या फिर विकासात्मक परिवर्तन। तो जो बच्चों इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर पहला होगा, जिसका व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अगर उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि बच्चों के सीखने में होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन, अगर बच्चा सीखेगा तो उसका क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। निम्न में से मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग, पहला पढ़ेंगे, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी नहीं बनाता या फिर दूसरा भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है या तीसरा भाषा शिक्षण को दूषित करता है या फिर भाषा की अभिव्यक्ति को दुष्प्रभावी करता है? तो आपको सबसे पहले तो जो नेगेटिव जो विचार यहाँ पे लिखे हैं उनको अलग कर देना है उत्तर देने के पहले, है ना। तो चलिए इसका जो उत्तर होगा बी ऑप्शन वाला होगा। इसका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन वाला होगा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ये मुहावरे और लोकोक्ति क्या करते हैं? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाते हैं। क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हो जो किस प्रकार हो? 4 ऑप्शन देखते हैं। व्याकरण का ज्ञान कराते हों, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हों या फिर तीसरा भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों या फिर चौथा भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करें। तो पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए जो अभ्यास होते हैं ये क्या करते हैं? अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है ये या फिर संकल्पनाओं विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है या फिर
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुरक्षा मुहैया कराता है, या उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन को समझना है, पूरे ऑप्शनों को समझना है, क्योंकि उत्तर आपके ऑप्शन देने में ही छुपा रहता है। देखो सारे जो यहाँ पे ऑप्शन लग रहे हैं पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आप ऐसे ही पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे, उसके बाद आंसर दोगे, तो जो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग इन सभी में किया जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं। निम्न में से चपल का अर्थ क्या होगा? सोचिए, निम्न में से चपल का अर्थ क्या होगा? शांत होगा, अदृश्य होगा, अनिकेत होगा, या गतिमान होगा? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा गतिमान। चपल का जो अर्थ होगा गतिमान होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला देखिए। परोपकारी व्यक्ति होने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, परोपकारी व्यक्ति होने के लिए क्या आवश्यक है? स्वाभिमान बनाए रखना, सहिष्णुता, स्वार्थी होना, या फिर अपना लाभ होना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है आपको कि परोपकारी व्यक्ति, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा बी नंबर का। ठीक है, सहिष्णुता जिस व्यक्ति में है तो वो परोपकारी व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, तो आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत अच्छे से छाट करके ला करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाना है। इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पूरे वीडियो देखें। पार्ट 1 से लेकर के मैंने 10-11 तक अभी पर्यावरण भी बनाया है, इसके आगे भी मैं बनाऊँगा, और हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी मैं बनाते जा रहा हूँ। हर विषयों की प्रैक्टिस आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस यहाँ से यदि कर लिया है आपने तो लगभग आपका डाटा तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है आपको, और आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो मेरी प्रैक्टिस सेट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ना। तो इसलिए आप इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें। आपको 1-2 शुद्ध वर्तनी भी ज़रूर मिल जाएंगी। देखिए जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये चारों शुद्ध अशुद्ध लिखे हुए हैं, एक शुद्ध लिखा हुआ है, आपको छांटना होगा, समझना होगा अच्छे से। उसके बाद देखिए इसका जो आंसर होगा बी होगा। सबसे पहली चीज़ तो जो गलत है उनको काटते हुए चलना, जैसे कि ये गलत है, इसमें भी जो मात्राएं लगी हैं गलत मात्रा लगी है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली मात्रा है उसमें ही में बड़ी की मात्रा लगा दी है। ठीक है, तो ये समझते हुए अपने को शुद्ध अशुद्ध देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मातृक्षा का संधि विच्छेद है। मातृक्षा का जो संधि विच्छेद है आपको पूरा जमाते हुए संधि विच्छेद पहले करके देखना है, उसके बाद ही इसका आंसर आपको देना है। अगर आपने संधि विच्छेद अच्छे से किया है तो इसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। इसका जो आंसर है डी है, मातृधन इच्छा। ठीक है, मातृधन इच्छा। आपका दूसरा क्वेश्चन लेके है, शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। शंकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। अभी तक तो आपने सुना होगा तो इससे दिमाग लगा सकते हो। शंभु, मुकुंद, भूतेश, नीलकंठ। देखिए तो यदि शंकर के पर्यायवाची पता है तो आप जल्दी से दे देंगे। तो आपने सुना तो होगा ही कि शंभु कहते हैं, भूतेश कहते हैं, इसको नीलकंठ भी कहते हैं, क्योंकि उनने क्या किया था, जहर का प्याला पी लिया था, है ना। तो शंकर को ये कहते हैं, पर मुकुंद कहीं नहीं सुना आपने। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मुकुंद। तो मित्रों, मैं आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस श्रृंखला में बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाले शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन भी मैं लेके आ रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर अंत तक ज़रूर देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें इस वीडियो से, क्योंकि आपको मैं 30 क्वेश्चन, कहीं 40, कहीं 50 क्वेश्चन में देते हुए जा रहा हूँ। आपको बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अगले वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास में पहले पहुंच जाए।